इस वीडियो में हम खिलते दम के बारे में पढ़ेंगे, अखलात को आगे बढ़ाएंगे और खिलते दम को स्टार्ट करेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट से आप ब्लड फिजियोलॉजी में जाकर ब्लड का इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन और फंक्शंस पढ़ लीजिए। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम अखलात को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले खिलते दम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो मिजाज होता है वो हार और रतब होता है, यानी इसमें हरारत होगी और रुतूबत होगी, यानी हॉट एंड मॉइस्ट कह सकते हैं इसको। मुनाफे यानी इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो ये बदन का तग़ज़िया करता है, यानी बदन से जो अज़्ज़ा तहलील हो जाते हैं उनका बदल करता है, जिससे जिस्म महफूज रहता है और सेहतमंद रहता है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका काम क्या होगा। खिलते दम की अगर मैं बात करूं तो ये बदन का तग़ज़िया करने वाला है, यानी बदन को न्यूट्रिशन पहुंचाने वाला है। तो हमें पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी होते हैं वहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं और जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उन सब में हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ तक न्यूट्रिशन को लेकर जाने का काम ये करने वाला है। जो अज़्ज़ा तहलील हो चुके हैं उनको उनके बदल प्रोवाइड करने वाला है, यानी सब्स्टिट्यूट कहेंगे हम। तो ये भी बात हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में हमेशा डेड सेल्स जो हैं वो डेड होते रहते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बदल यानी सब्स्टिट्यूट ये प्रोवाइड करने वाला है, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो बदन होगा वो महफूज रहेगा और सेहतमंद रहेगा। नेज़ खून जिस्म को हरारत पहुंचाता है, जिससे तमाम आज़ा की क़ुव्वतें कायम रहती हैं और इनके अफ़ाल सही रहते हैं। तो जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सही तरह से काम कर पाएँ। तो इसमें ये क्या करने वाला है, वो ये करने वाला है कि टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करेगा, यानी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी उसको बना कर रखेगा, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हीट लॉस और हीट गेन के बीच में एक बैलेंस बना के रखने का ये काम करेगा। अब खून की दो किस्में होती हैं, पहला जो है खून तबई और दूसरा खून गैर तबई। तबई का जो नॉर्मल मीनिंग होता है उसके मीनिंग है नॉर्मल या नेचुरल। तो हम देखते हैं कि खून तबई को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो ये वो खून है जिसके हाथ रूह महलूल होती है। तो रूह का जो कॉन्सेप्ट है, आरवा का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम जानते हैं कि जब बाहर से हम एयर को इनहेल करते हैं, बाहर से इनहेल करने की वजह से जो एयर होती है हमारी बॉडी में आती है, तो उसके थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन आने वाला है, और जब वो एयर अखलाते लतीफ़ा के साथ में मिलती है तो हम उसको रूह बोलते हैं। तो इसको हमें यहीं से ही करना है, यानी अखलाते लतीफ़ा से मिलने की वजह से ही रूह का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें वहाँ से जाकर अरवा में इससे कनेक्ट करना है। तो हम ये देखेंगे कि ये वो खून है जिसके हाथ में रूह महलूल होती है, यानी इसका रिलेशन रूह के साथ में है। इसका जो रंग होता है वो सुर्ख होता है, यानी रेड होता है, और जो इसका और ये बू से खाली होता है, यानी नॉर्मल कंडीशन से स्मेल नहीं पाई जाएगी इसमें। मोतदिल क़िवाम होता है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी भी इसकी नॉर्मल होती है, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला होता है। इसका मज़ा जो है शीरी होता है शक्कर की मौजूदगी की वजह से। तो हम जानते हैं कि खून में शुगर का जो प्रेजेंस होता है तो उसकी वजह से इसका मज़ा शीरी होगा, यानी इसमें शक्कर होगा। खून के साथ में दीगर अखलात यानी बलगम, सफ़रा, सौदा, ये सारे क्या बिलहाज़े कमियत यानी क्वांटिटी यानी मिकदार जिसको हम कहते हैं, और कैफियत यानी क्वालिटी, इन सब के हिसाब से मुनासिब मिकदार में पाए जाएंगे, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में पाए जाएंगे। तो ये जितने भी अखलात होंगे वो सारे एक प्रॉपर प्रोपोर्शंस में वेसल्स के अंदर ये दौड़ेंगे। अब खून गैर तबई किसे कहेंगे, ये वो खून होगा जिसकी खुसूसियत खून तबई से मुख्तलिफ होगी, यानी इसमें खून तबई में कोई भी बिगाड़ आता है, कोई भी फ़र्क आता है तो हम उसको खून गैर तबई कहेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो खिलते दम होता है उसका मिजाज हार और रतब होता है, यानी हॉट एंड मॉइस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या होंगे, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें होंगी वहाँ तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो भी अज़ा तहलील हो चुके हैं उनके लिए एक बदल यानी एक सब्स्टिट्यूट पैदा होगा। सेहतमंद रहेगी हमारी इस वजह से बॉडी, और टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करने वाला है। और खून तबई हमने देखा और खून गैर तबई देखा। तो जो खून गैर तबई होगा उसमें जो खून तबई से जो खुसूसियात जिसकी मुख्तलिफ होंगी, डिफरेंट होंगी, उसी को हम खून गैर तबई बोलेंगे। तबई खून का रंग यानी कलर क्या होगा, तो जो शरियानी खून होता है उसका रंग शोख सुर्ख होता है, यानी जो आर्टेरियल ब्लड होगा
शरीयान का मतलब आर्टरीज होता है और खून जो है ब्लड को कहते हैं। तो जो आर्टेरियल ब्लड होगा उसका रंग जो होगा शोक सुर्ख होगा, यानी ब्राइट रेड होने वाला है। तो इट विल बी ब्राइट रेड। लेकिन जब हम वरीदी खून की बात करेंगे तो वरीद माने वेन्स होते हैं, यानी जो वेनस ब्लड होगा उसमें हम देखेंगे कि रंग जो है सुर्ख और स्याही माइल होता है, यानी ब्लैक और रेड का हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। और फखरुद्दम की केस में यानी अनीमिया की केस में, अनीमिया की सूरत में खून का रंग हल्का हो जाता है, इसलिए कि खून के जो सुर्ख ज़रात की मिकदार जो है घट जाती है, यानी जो आरबीसीज होते हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से हल्का कलर हो जाता है। खून का बू से खारिज होना, यानी स्मेल जो है खून में आमतौर पर नहीं पाई जाती। तो खून में बू का पैदा होना, खून में जब उफूनत यानी इन्फेक्शन हो जाता है, लाहक होता है, तो इसमें बू पैदा हो जाती है। खून की बू को अल्लामा नफीस ने उफूनत में दाखिल किया है। इसी तरह खून की तुरशी को भी उफूनत में शामिल किया गया है, यानी अगर खून में सावरनेस आ जाती है तो भी इसको उफूनत में शामिल किया गया है, इसलिए कि उफूनत जिस तरह खमीर पैदा करता है उसी तरह तुरशी पैदा करता है। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड दिख रहे हैं, खमीर और तुरशी। यानी खमीर यानी फर्मेंट जिसे हम कह सकते हैं, और तुरशी यानी इसको हम सावरनेस बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट वगैरह का भी हम एग्जांपल जानते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब भी एक्ट करते हैं किसी चीज़ पर, तो दो चीज़ें हम देखते हैं। एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस हम जानते हैं होता है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर एसिड के प्रोडक्शन की वजह से वो खट्टा हो जाता है और सावरनेस भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह की बात की गई है कि इसलिए कि उफूनत जिस तरह से खमीर पैदा करता है उसी तरीके से तुरशी भी पैदा करता है। अब हम देख रहे हैं कि खून का मुतदिल क़वाम होना, यानी जो कंसिस्टेंसी है खून की वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि खून का मुतदिल क़िवाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कंसिस्टेंसी में नॉर्मल होना चाहिए। फ़खरुद्दम में खून का क़िवाम रकीक हो जाता है, इस वजह से खून के फ़वायद यानी जो फ़ायदे हमें खून से मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। और हैज़ा यानी कॉलरा के केस में खून का क़िवाम गलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो बारीक रगों में नफूज़ नहीं कर पाता, यानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो ज़्यादा गाढ़ी चीज़ होगी तो वो किसी जहाँ पर स्पेसेस होंगे या फिर जो भी वहाँ पर निकलने की जगह होगी वहाँ से वो पेनिट्रेट करके निकल नहीं पाएंगे, तो गलीज़ होने की सूरत में ये दिक्कत हमें आएगी और जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। तो यानी कंसिस्टेंसी भी हमारे पास में नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना बहुत ज़्यादा पतली। खून का शीरी होना यानी मीठा होना, खून की तरकीब में शीरी अज़ा काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, अगरचे इसके अंदर नमकीन अज़ा भी पाए जाते हैं जो खून के मज़े को नमकीन बना देते हैं। तो खून के नमक के फ़वाइद क्या होते हैं, तो अब हम नमक वाली बात कर रहे हैं कि इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो नमक जो है वो बलगम को मुंजमद नहीं होने देता, यानी हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो बलगम होगा उसको कोआगुलेट या फिर सॉलिडिफाई नहीं होने देगा। उसका काम क्या, किसका काम होगा, ये नमक का काम होगा। और गंदगी और अफूनत को भी रोकता है, इन्फेक्शन होने से भी इसको रोकेगा। एक और चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि अल्लामा नफीस ने लिखा है कि खून में उसाराए अंगूर जैसी मीठी चीज़ें पाई जाती हैं, चुनांचा जब इसमें तग़य्युर लाक होता है तो ये चीज़ शराब जैसी चीज़ में तब्दील हो जाती हैं। तो यानी उसारा का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट। तो किसी चीज़ को निचोड़ कर जब हम निकालते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह का जूस निकालते हैं तो हम उसे उसारा बोलते हैं। तो उसारा का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट। और उसारा अंगूर जैसी क्या होगी, मीठी चीज़ पाई जाती है खून में, इनका कहना है। तो इस वजह से अगर इसमें कोई चेंज आता है तो क्या होगा, ये शराब जैसी चीज़ में तब्दील हो जाती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो ईस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, शुगर को फर्मेंट करते हैं। तो हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस पहले से जानते हैं कि जो ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को फर्मेंट कहते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स में जैसे ग्रेप्स वगैरह होते हैं ये, इसके अलावा वेजिटेबल्स होते हैं या फिर ग्रेन्स वगैरह होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, अगर ईस्ट एक्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे, इनमें फर्मेंटेशन करेंगे। तो इनके अंदर जो ऐसे कंपाउंड होंगे जो शुगर की तरह होंगे, उनमें क्या होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये करने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे खून में भी उसारा अंगूर जैसी यानी अंगूर के स्टैक जैसी मीठी चीज़ होगी, और अगर उसमें तग़य्युर या चेंज आता है तो वो शराब जैसी चीज़ में तब्दील हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि ईस्ट के थ्रू जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन जो होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है। इसी को हमें रिलेट करना है यहाँ अपने ब्लड में। खून का इंजमाद, तो उरूक के अंदर खून के मुहाफिज उरूक की तबीयत होती है, यानी हमारे जो वेसल्स होते हैं उसमें जो खून बह रहा है तो उसमें नेचुरल इस तरीके का कुछ होगा कि उरूक से खारिज होने के बाद में खून मुंजमद हो जाता है।
यानी ऐसा फिजियोलॉजिकल ये होता है कि जैसे ही हमारे उरूक से वेसल से खून निकलेगा उसके बाद वो जाके कोगुलेट कर जाता है, इसलिए कि ये उरूक से बाहर खारिज होने पर एक ऐसे मुंजमद मादा की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसमें रेशे पाए जाते हैं, जिसको अबू सहल मसीही ने खुयूत की इस्तिलाह से मौसूम किया है। तो इन्होंने इसको खुयूत इसलिए बोला था क्योंकि थ्रेड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब इस तरीके से फॉर्मेशन होता है जैसे थ्रेड्स होते हैं, इस वजह से इसको खुयूत कहा गया था। और उरूक के अंदरूनी सतह के ख़राब हो जाने की वजह से भी खून में इंजमात पैदा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले से जान रहे हैं कि जब भी कोई इंजरी होती है, जैसे वेसल्स वगैरह में इंजरी हो गई, कहीं से कट गया, तो हमारे वहाँ से जो ब्लड है वो निकलने लगता है। तो हम जानते हैं कि फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वहाँ स्टार्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जो फिब्रिनोजन होता है वो फिब्रिन में चेंज हो जाता है, और इस तरीके से थोड़े टाइम में जो हमारा खून होता है वो कोगुलेट कर जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद खून जो है बहने से, जब हमारे इंजरी की वजह से जो खून बह रहा था बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है और कोगुलेट कर जाता है।